नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करेंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक के एग्जिट पोल में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये अभी एग्जिट पोल है, नतीजे 13 मई को आएंगे। 13 मई को वोटों की गिनती होगी, जिसके बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। तो एग्जिट पोल से जुड़ी अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोटों की गिनती के बाद नतीजों का ऐलान होगा और इसको लेकर के बीजेपी की ओर से लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। अमित मालवीय ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, सीधे तौर पर कहा है कि एम्बुलेंस तैयार रखिए, क्योंकि जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो नतीजे जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं। एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला हमने होते हुए देखा, बजरंगबली पर सियासत होते हुए देखी, और अब एग्जिट पोल के बाद जब 13 मई को नतीजे आएंगे तो क्या एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अभी एक एक करके हर एग्जिट पोल के बारे में आपको जानकारी देंगे। कौन सा एग्जिट पोल में किस पार्टी को कितने सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी से सियासत इस पर भी देखने को मिल रही है, वो कई बड़े सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दक्षिण में कर्नाटक के किले को बीजेपी अपने हाथ से गंवा देगी, और 2024 से पहले अगर ऐसा होता है तो इसे कितना बड़ा नुकसान माना जाएगा। चलिए एग्जिट पोल पर भी नजर डाल लेते हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, उससे पहले न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को 120 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी को 92 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जेडीएस 12 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। जी न्यूज मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी को 103 से 118 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी को 79 से 94 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जेडीएस को 25 से 33, अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं टाइम्स नाउ ईटीजी का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कांग्रेस को 106 से 120 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 78 से 92 सीटें मिल रही हैं, जेडीएस को 20 से 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, अन्य को 2 से 4 सीटें टाइम्स नाउ ईटीजी का एग्जिट पोल दे रहा है। इंडिया टीवी सेनेक्स का सर्वे, कांग्रेस को 110 से 120 सीटें, बीजेपी को 80 से 90 सीटें, जेडीएस को 20 से 24 सीटें, जबकि अन्य को 1 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 183 है। न्यूज नेशन सीजीएस का जो एग्जिट पोल है वो दूसरी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को 86 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, बीजेपी को 114 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जेडीएस को 21 सीटें और अन्य को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो हर एक एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एशियानेट जन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 91 से 106 सीटें, बीजेपी को 94 से 117 सीटें, जेडीएस को 14 से 24 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि यहां पर जेडीएस को किंग मेकर दिखाया गया है। टीवी 9 भारतवर्ष पोलस्टैट का सर्वे क्या कह रहा है, कांग्रेस पार्टी को 99 से 109 सीटें, बीजेपी को 88 से 98 सीटें, जेडीएस को 21 से 26 सीटें, जबकि अन्य को 0 से 4 सीटें मिलती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, कांग्रेस पार्टी को 100 से 112, बीजेपी को 83 से 95, जेडीएस को 21 से 29, जबकि अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। रिपब्लिक पी मार्क्यू का सर्वे कह रहा है, कांग्रेस पार्टी को 94 से 108 सीटें, बीजेपी को 85 से 100 सीटें, जेडीएस को 24 से 32 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का सर्वे, कांग्रेस पार्टी को 122 से 140 सीटें, बीजेपी को 62 से 80 सीटें, जेडीएस को 20 से 25 और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन वो कौन से बड़े फैक्टर होंगे जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिनका असर देखने को मिला होगा ग्राफिक्स के जरिए, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। लिंगायत फैक्टर की सबसे पहले बात करेंगे। किंग मेकर की भूमिका में यहां पर लिंगायत रहते हैं। कर्नाटक में 18% लिंगायत वोटर हैं, यानी कि सीधे तौर पर जो इनका दखल है वो 50 सीटों पर है। तो ये वो फैक्टर हैं जिन पर नजर रहेगी। लिंगायत में बीजेपी के पास 2 बड़े चेहरे, सीएम बोम्मई और पूर्व सीएम बीएस येदुरप्पा। वोकालिगा फैक्टर, कर्नाटक में 16% वोकालिगा वोटर है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की वोकालिगा वोटरों में अच्छी पकड़ भी मानी जाती है।
एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस के पोस्टरों में आपने देखा होगा आलाकमान के चेहरे गायब दिखे थे, स्थानीय चेहरों को तरजीह दी गई थी और जो पार्टी है वो स्थानीय मुद्दों को तरजीह देती हुई भी नजर आई थी। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान बात की। बजरंग दल पर बैन, कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का वादा किया गया था। बीजेपी ने इसे बजरंग बली का अपमान बताया था और वहीं कांग्रेस नेता इस पूरे मुद्दे पर सफाई देते हुए नजर आ रहे थे। इसका कितना असर देखने को मिलेगा और जेडीएस की भी बड़ी भूमिका क्या रहेगी, यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेडीएस किंग मेकर यहां पर बन सकती है। देवगौड़ा की पार्टी को ट्रंप कार्ड माना जा रहा है और त्रिशंकु विधानसभा की झलक कर्नाटक में देखने को मिल सकती है। तो ये वो फैक्टर हैं जिन पर नजरें लगातार बनी रहेंगी। 13 मई को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो पल पल की अपडेट उस दिन भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फैक्टरों की बात करेंगे। साथ ही साथ एग्जिट पोल जो कहानी बयां कर रहे हैं, क्या वो कहानी नतीजों में भी देखने को मिलेगी? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रास बिहारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज पर। आपने भी एग्जिट पोल देखे होंगे, मैंने भी दर्शकों को एक करके कौन सा एग्जिट पोल क्या कहानी बयां कर रहा है वो बताई। कितना सटीक आप इन एग्जिट पोल को मान रहे हैं? क्या सचमुच में कांग्रेस बहुमत के साथ में सरकार बनाती हुई आपको कर्नाटक में नजर आ रही है? देखिए, कल जो एग्जिट पोल आए हैं जी, 10 टीवी चैनलों ने अपने एग्जिट पोल किए जी, जिसमें 4 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। केवल एक जी न्यूज और मैट्रिक्स का जो एग्जिट पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। और जो 5 एग्जिट पोल हैं अलग अलग, वो हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर 10 के 10 पोल एग्जिट पोल जो है वही अगर इस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं अलग अलग, तो इसको तो हम मान नहीं सकते कि क्या होगा अभी इसमें। कि कोई भी सर्वे, कोई भी एग्जिट पोल दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, चार एग्जिट पोल जरूर कह रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन 5 ये भी कह रहे हैं कि हंग असेंबली आएगी और एक एग्जिट पोल कह रहा है कि भाजपा की सरकार बन रही है। तो एग्जिट पोल पे तो हम अपना, क्योंकि वो तो 13 तारीख को ही पता चलेगा कि किसका एग्जिट पोल सही साबित होगा। लेकिन ये तो हम मान के भी चल रहे हैं और माहौल भी दिखाई दिया है कि कांग्रेस वो वहां पर फायदा हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वहां पर फायदा हो रहा है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। अगर वोट बैंक के लिहाज से देखें तो लिंगायत वोट बैंक को जो है बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी के बड़े नेताओं की पकड़ भी लिंगायत वोट बैंक में है। वोकालिगा पर हालांकि कांग्रेस पार्टी की पकड़ रही है। तो ऐसे में वो कौन से फैक्टर हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट में जाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को तरजीह दी। क्या यह बड़ा फैक्टर वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर मुंबई सरकार के खिलाफ, बासव राज मुंबई सरकार के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था। लेकिन बाद में उन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला तो पूरा माहौल वहां का बदल गया। और इस माहौल का बदलने का फायदा बीजेपी को हुआ है। जहां पहले बीजेपी को बहुत कम सीटें आंकी जा रही थी, 50-60 सीटें मान के चल रहे थे, वहां आपने देखा होगा सभी ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 80 से 90 सीटें तक पहुंच सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुकाबला तो आखिर में आके बड़ा मुकाबला रहा, कांटे की टक्कर रही। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी आसानी से कर्नाटक का मैदान कांग्रेस के लिए छोड़ दिया हो। कांग्रेस को वो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। सोनिया गांधी भी गई, राहुल गांधी भी गई, बिल्कुल, प्रियंका गांधी भी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगे रहे, डी.के. शिवकुमार ने भी बड़ी मेहनत की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा रैलियां की है। बिल्कुल, कांग्रेस से ज्यादा रैलियां भारतीय जनता पार्टी ने की है। भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बदलने की पूरी कोशिश की है। अब तो चूंकि मतदाता अपना मत डाल चुके हैं और 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यह है कि जिस कमजोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी, उतनी कमजोर स्थिति
आखिरी दौर में नहीं दिखाई दी, मतदान के दौरान इतनी कमजोर बीजेपी नहीं वो दिखाई दी। लेकिन अभी हम एग्जिट पोल को तो सच नहीं मान सकते हैं, वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह जी बात ये अभी तक देखिए वहाँ पर जो आखिर में हम मान के चल रहे थे, जिस तरह से कल मतदान हुआ है, ये संभावना जताई जा रही है कि कर्नाटक में विधानसभा इस बार किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। अगर बहुमत नहीं मिलेगा यानी कि एग्जिट पोल इस तरफ, 5 एग्जिट पोल ये बता भी रहे हैं कि वहाँ पर हंग असेंबली की संभावना है। अगर आपने जिस तरह से बताया कि अगर ऐसा होता है कि वहां पर बहुमत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलता है या फिर बीजेपी को नहीं मिलता है, तो ऐसे में तो फिर जेडीएस की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है वहां पर, क्योंकि किंग मेकर की भूमिका तो फिर जेडीएस ही निभाता हुआ नजर आएगा। हाँ, जेडीएस पहले भी 2 बार ऐसी भूमिका बिल्कुल निभा चुका है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जनता पार्टी को आज तक वहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बिल्कुल, अगर पार्टी वहाँ पर अभी तक सबसे ज्यादा 110 सीटें पार्टी ने 5 जीत चुकी है, तो ये हम मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अभी भी पूर्ण बहुमत की स्थिति में नहीं है। और जेडीएस की भूमिका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जेडीएस की सीटें कम हो रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद वो किंग मेकर की भूमिका में बनी रहेगी, ये मान के हम मान सकते हैं। एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल इन कर्नाटक के चुनावों को लोकसभा चुनाव के लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा था, क्योंकि अगर दक्षिण भारत में बीजेपी को अपने जनाधार को मजबूत करना है तो उसमें कर्नाटक के किले को बचाना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती जो है होने वाली थी। अब ऐसे में जब नतीजे सामने आएंगे फिर किला बचेगा या नहीं बचेगा वो तो तभी साफ हो पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी कर्नाटक हारती है तो क्या सचमुच लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मिशन दक्षिण पर इसका असर पड़ता हुआ नजर आएगा? नहीं, ये हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2013 का देखेंगे तो बीजेपी 40 सीट पर निपट गई थी और लोकसभा 2014 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी और 52% वोट लिया था। तो ये नहीं मान सकते हैं कि 2013 में अगर 40 सीटें जीती और बाद में 17 सीटें जीती बीजेपी ने, क्योंकि ये चुनाव दरअसल कांग्रेस ने जो शुरुआत में मुंबई सरकार के खिलाफ जो बनाया था, कांग्रेस ने लगातार स्थानीय मुद्दे अपने चुनाव में उछाले। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला नहीं करती या मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बेटे अगर प्रधानमंत्री पर गलत टिप्पणी नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा आसानी से घेरा जा सकता था, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति स्थानीय मुद्दों को लेकर थी। कांग्रेस ने मुंबई सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। बिल्कुल, कांग्रेस ने जो वायदे थे बीजेपी के उसको मुद्दा बनाया। लेकिन क्या है, जब आप प्रधानमंत्री पर हमला करते हैं तो रणनीति एकदम बदल जाती है। जो आपने सीधे हमले की बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, हमने इससे पहले के लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखा था जब मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बयान दिया था, उसका फायदा भी बीजेपी को कहीं ना कहीं हुआ था। और बीजेपी जब ऐसे मुद्दे कांग्रेस की ओर से उछाले जाते हैं तो उसको कैश करने की पूरी कोशिश की जाती है। तो जो ये फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी की ओर से इस पूरे मुद्दे को लेकर के की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें कितनी बार गालियां दी गई हैं। अपनी रैलियों के दौरान इस बात का जिक्र करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। तो कर्नाटक में तो इसका असर देखने को मिला। क्या आप मानते हैं टाइमिंग को लेकर के कि इसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? मेरा मानना है कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी की रणनीति एकदम अलग होगी, मुद्दे भी अलग होंगे, क्योंकि वो चुनाव मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों नाकामियों के होगा और सरकार की उपलब्धियां ज्यादा है, नाकामियां कांग्रेस पार्टी की नहीं घोषणा पाई है। ये केवल ये बोलने से कि नरेंद्र मोदी जहरीला नाग है, नरेंद्र मोदी नालायक है, और उनके पास बीजेपी के पास में मोदी सरकार की बताने के बहुत सारी उपलब्धियां हैं। शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में है, आप देखिए सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको वो है। पर
कर्नाटक में जो क्षेत्रवार, ये कर्नाटक में जो क्षेत्रवार मतदाता है बड़ी भूमिका निभाते हैं बिल्कुल ना। आप पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में बेंगलुरु सिटी की जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ, बिल्कुल बिल्कुल है ना। लेकिन सेक्टर प्लान में बीजेपी को फायदा हुआ। और तटीय इलाकों में बीजेपी को फायदा पहुंचा था वहां पर। तो हम अगर इस तरह देखें तो कि वहां पर मध्य कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, मध्य कर्नाटक, इस तरह से जो मतदाता बटे वो जो एक इलाका है वहां पर जेडीएस का अपना अच्छा असर रहा है, वहीं से लगातार उसको बढ़त मिलती रही है। लेकिन जेडीएस, देखिए अगर जेडीएस कमजोर होती है क्योंकि इस बार और सभी मोदी पार्टियां भी चुनाव मैदान में जो हार जीत में बड़ी भूमिका निभा सकती थी, उनका भी कांग्रेस के खिलाफ अभियान रहा। जेडीएस तो जेडीएस से कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाया, तो इन सब चीजों पे असर चुनाव में रहा। और देखिए ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसी भी पार्टी के आप जान सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की आयु क्या है। देवेगौड़ा 90 साल के हैं, येदियुरप्पा 82 साल के हैं, सिद्धरामैया भी अब आखिरी चुनाव माना जा रहा है कि उन्होंने ये बिल्कुल लड़ा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले विधानसभा चुनाव तक इन सबके नेतृत्व में चुनाव होगा। ये जरूर हम मान सकते हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा इन नेताओं की अगुवाई में हो सकता है। और बीजेपी ने जिस रणनीति के तहत विधानसभा चुनाव में हार जीत एक अलग बात है, लेकिन नया नेतृत्व जो उभार के लाए हैं, उनके कुछ नेता बीजेपी उनके कांग्रेस में चले गए। लेकिन अगर हम भविष्य की रणनीति के हिसाब से देखें तो जो बीजेपी नया नेतृत्व उभार कर लाई है पार्टी में कर्नाटक में, उसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। आप भविष्य की रणनीति की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं इसी विधानसभा चुनाव को आप देख लीजिए। कांग्रेस के अगर आप रणनीति को देखेंगे तो जो पोस्टर भी जारी किए गए थे उनमें बड़े चेहरों के नाम नहीं थे, उसमें जो स्थानीय चेहरे थे उनको ही तरजीह दी गई थी। तो क्या जो उम्र ज्यादा होने की वजह से आगे की रणनीति, इससे आप कांग्रेस पार्टी की मान रहे हैं, या फिर ये बीजेपी का जो तोड़ निकालने की कोशिश है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आई, राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आई, और उस पर पलटवार करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है। देखिए जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, देश का कोई भी चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, और कई जगह तो स्थानीय निकाय चुनाव में भी मोदी मुद्दा रहते हैं। बिल्कुल, तो मोदी तो मुद्दा रहेंगे। कोई भी चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में अगर स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री तो कोई प्रचार करने के लिए पहुंचे ना, उन्होंने कोई अपील की, लेकिन चुनाव में मोदी तो मुद्दा है, मोदी के काम मुद्दा है। बिल्कुल, तो मोदी तो सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई रहेगा लोकसभा चुनाव में तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, और उसी के आसपास पूरा चुनाव फिर से घूमता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, कर्नाटक चुनाव को लेकर के मैं अगर आपसे पूछूं कि कर्नाटक में जो वोट डाले गए, आप भी शुरुआत से ही बारीक नजर इस पर बनाए हुए थे, वो कौन कौन से अहम फैक्टर रहे जो कर्नाटक चुनाव के नतीजों पर असर डालते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए मुझे जो लग रहा है कि जी, वहाँ पर मोदी के कामों को लेकर भी लोगों ने मत डाले हैं, खासतौर पर अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, जो पार्टी ने कोई उम्मीदवार भी नहीं बनाया है, तो मुस्लिम मतदाताओं में भी बीजेपी को देखने थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। लोग मानते हैं कि भाई वहाँ पर जो मोदी सरकार के काम है उनका असर रहा है, लेकिन बीजेपी ने वहाँ पर हिंदू की अपनी जो भी रणनीति है उसको बरकरार रखा। अब ये भी कहा जाता है कि येदियुरप्पा को बदलने का कारण येदियुरप्पा जो है थोड़े उदारवादी नेता माने जाते हैं। बिल्कुल, वो बीजेपी की अन्य नेताओं की तरह हिंदू को धर्म को लेकर नहीं चलते हैं। इस कारण उन्होंने 2013 में पार्टी भी छोड़ दी, बीजेपी में दोबारा आए, मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी जो कामकाज का तरीका था वो बहुत कट्टरपन नहीं था उनमें।
लेकिन उनको उम्र के लिहाज से हटाया गया। उन 75 साल के होने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, बाद में उसी आधार पे हटाया गया। लेकिन इस तरह की चर्चा है कि भाई तो येदियुरप्पा को हटा के लिंगायत येदियुरप्पा हटाने से लिंगायत वोटर नाराज है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं दिखाई दिया। जगदीश शेट्टार ने जरूर थोड़ी बहुत कुछ कोशिश की, लेकिन येदियुरप्पा अपने बेटे विजेंद्र को कर्नाटक की राजनीति में स्थापित करने में सफल रहे। पार्टी में मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन वो उन्होंने अपने बेटे को तो राजनीति में स्थापित करा दिया, बड़े अच्छे ढंग से स्थापित करा दिया। आगे आगे उनको फायदा भी हो सकता है। अगर लिंगायत मतदाताओं का बीजेपी को समर्थन मिला है तो ये तो रिजल्ट बताएंगे कितना समर्थन मिला है। नहीं, अगर लिंगायत वाले जो लिंगायत के जो प्रभुत्व वाले मतदाता क्षेत्र है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर अगर उनको बढ़त मिल के अगर वो जीतते हैं तो इसका मतलब है कि लिंगायत वोटर नहीं किया है, बीजेपी से अलग नहीं हुआ है। देखिए सत्य की बात है कि बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने वहां पर पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण दिया था, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सरकार सत्ता में आती है तो उसको खत्म वो करेगी, इससे उसकी हिम्मत को धारण तेज होगी। अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस मुस्लिमों को आरक्षण देगी, तो अगले लोकसभा चुनाव में जहां मोदी ही चेहरा होंगे, मोदी ही मुद्दा होंगे और हिंदुत्व की धार होगी, बजरंगबली या बजरंग दल जैसे मुद्दे वहां अगर रहेंगे, बीजेपी को फायदा रहेगा। लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को चाहे सरकार की जीत बने कोई नुकसान मुझे नहीं होता दिखाई देता। तो लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो कर्नाटक की जो रणनीति है, कर्नाटक में जो खासतौर पर बीजेपी की रणनीति की अगर बात करें तो लिंगायत वोट बैंक माना जाता है कि बीजेपी के साथ में है, लेकिन क्या आपको जब बीजेपी रणनीति बना रही थी उसमें कहीं ऐसा लगा कि वोकालिंगा समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई, और क्या आप उसमें बीजेपी को सफल होता हुआ देख रहे हैं? देखिए बीजेपी ने सबसे बड़ी चीज जो बीजेपी की जो सबसे बड़ी बात जो है वो चुनाव में यह है कि बीजेपी ने किसी एक जाति या जाति का कोई जाति कार्ड नहीं खेला। उन्होंने जिस तरह से वहाँ व्यू रचना की। लेकिन सर अगर चुनाव जीतना है तो लिंगायत के साथ में वोकालिंगा का समर्थन भी तो चाहिए होगा। लिंगायत समुदाय से उतारे, इसी तरह से वोकालिंगा उतारे, जैसे समाज के लोगों को विधानसभा चुनाव में उतारा। बीजेपी की रणनीति इस तरह की नहीं, लेकिन कांग्रेस ने जरूर अपना वोकालिंगा कार्ड। देखिए बीजेपी ने ये अच्छा किया कि उन्होंने एक जाति समुदाय को मुद्दे को ये जरूर है कि उन्होंने अपने हिंदू की रणनीति को आगे बढ़ाया, हिंदुओं को जोड़ने की कोशिश, और जिस तरह से लिंगायतों को कांग्रेस ने अलग धर्म की मान्यता देने की कोशिश की, उनका भी बीजेपी ने विरोध किया। तो अगर आप देखें सर इस तरह की रणनीति देखें तो इस तरह की रणनीति तो कांग्रेस की ज्यादा लेके है कि वो लिंगायतों को अलग तो कहीं ना कहीं ये जो है ये सारे अहम फैक्टर रहे हैं। एक और अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा मैं, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुद्दा रहते हैं कर्नाटक में भी, विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी के नगर निकाय चुनाव हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो है बीजेपी वोट अपील करती हुई नजर आती है। क्या आप मानते हैं कि जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता को लेकर के भी आंकड़े दिखाते हुए नजर आएंगे? नहीं, ऐसे नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव में क्या नतीजा आएगा इसको मोदी की नीतियों की हार नहीं मान सकते। ये ठीक है कि मोदी सरकार का बीजेपी को फायदा वहां मिलेगा जरूर, लेकिन अब वहाँ जिस तरह से रणनीति बनी है, जिस तरह से वहाँ पर माहौल रहा है, अगर बीजेपी सरकार बनाने में सफल भी नहीं होती है तो उन्हें हम ये नहीं मान सकते कि वहाँ पर मोदी की नीतियों की हार है। अब हो सकता है कई बार ये भी फैक्टर काम करते हैं कि जो इस्लामी फैक्टर है वो भी काम करते हैं, और खास तौर पे जो विधानसभा में जो सदस्य रहे उनके भी उनके काम, उनकी सक्रियता को लेके भी मतदान किया जाता है, मतदान करते हैं लोग। कई बार मतदाताओं की जो
सिटिंग एमएलए होता है उससे भी ना नाराजगी होती है, तो उसको लेके अगर पार्टी दोबारा खड़ा करती है तो वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ये फैक्टर भी काम कर सकता है। अच्छा, अगर हम एग्जिट पोल के नतीजों को कुछ हद तक सही माने, हालांकि जो नतीजे हैं वो 13 मई को सामने आएंगे, लेकिन जो बीजेपी के नेताओं की बगावत रही है, चाहे जगदीश शेट्टार का आपने नाम लिया और भी कई जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, तो इसका क्या बीजेपी को ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कर्नाटक में? जो नतीजे आएंगे क्या वो इसकी बानगी पेश कर सकते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में? देखिए, ये जो नेता छोड़ के गए हैं उनका अगर पार्टी में इतना असर होता तो पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई हो, उसके कारण उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। अगर उनका कोई, देखिए जिस तरह से वहाँ पर येदियुरप्पा का असर रहा है, पार्टी छोड़ने के बाद उन्हें दोबारा पार्टी में लाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया, और अब विधानसभा चुनाव में टिकट दी गई, उनके बड़े लोग उनके कैंपेन करने पहुंचे जी। तो ये तो है, लेकिन उस येदियुरप्पा की तरह जगदीश शेट्टार का कोई असर नहीं रहा, इस तरह से वो डेथ नहीं पहुंचा। येदियुरप्पा तो पार्टी नहीं ज्वाइन की, उन्होंने तो अपनी अलग पार्टी बनाई। तो लेकिन ये है कि जगदीश शेट्टार का हमला जो है वो येदियुरप्पा पे रहा और बीजेपी के स्थानीय नेताओं पे रहा, तो उसका कोई, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा कोई नुकसान बीजेपी को रहा। अगर बीजेपी को सरकार नहीं बनती है, बहुमत नहीं आता है, सीटें नहीं आती हैं, तो हम ये नहीं मान सकते कि जगदीश शेट्टार का ही वजह से हुआ है। तो दूसरे भी सेक्टर उसमें है, स्थानीय फैक्टर भी उसमें ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब येदियुरप्पा को हटा के वासवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब से उनको हटाने की बात चल रही थी। आज हट रहे हैं, कल हट रहे हैं, आज कर्नाटक के विधायकों ने अल्टीमेट इस तरह की खबरें आ रही थी। बीजेपी इस चीज को मैनेज नहीं कर पाई। अगर हटाना नहीं था तो हटाने की खबरें जो चलती रही है ना, और अगर जिस तरह से आपने गुजरात में ऑपरेशन किया, उसी तरह आपने अगर हिमाचल में ऑपरेशन किया तो वहाँ की पार्टी को इस तरह कहा नहीं, बिल्कुल। और ये देखिए कर्नाटक का हालांकि का असर है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी पड़ेगा, विधानसभा में तो पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की स्थिति कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई देती है। अच्छा, समय का अभाव है, आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा और ये बेहद अहम सवाल है। रासबिहारी जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, बेहद अहम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इस जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं इसका असर 2024 में भी देखने को मिलेगा। मैनिफेस्टो की बात करें, अगर दोनों ही पार्टियों के, बीजेपी के मैनिफेस्टो की बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें, तो उसमें क्या हमें देखने को मिला? बीजेपी ने पीएफआई पर बैन का वादा किया, कांग्रेस पार्टी ने उसके पलटवार में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही, क्योंकि उस तरह से बजरंग दल को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या बीजेपी जिस तरह से हिंदुवाद की राजनीति करती है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है, उसका असर इसे आप मानते हैं, या फिर इसका फायदा जो है कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा? क्योंकि अगर बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस पार्टी भी चलती हुई नजर आएगी तो जहां से मैं देखता हूं वहां से तो कांग्रेस पार्टी को इसमें नुकसान ही नुकसान होता हुआ नजर आता है। देखिए, कर्नाटक की स्थिति दक्षिण के अन्य राज्यों से थोड़ी अलग है। ये जिस तरह से तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में एक लोक लुभावन मुफ्त के माल की वहाँ बड़ा असर रहता है चुनाव में, वहाँ पे धनवृद्धि खूब असर दिखाता है। लेकिन कर्नाटक में यह है कि इस बार सबसे ज्यादा ब्लैक मनी पकड़ी गई है, 375 करोड़ रुपए इस बार बरामद किए चुनाव आयोग ने। तो लेकिन वहाँ फिर भी राजनीति वहाँ की अलग है। जो भी पार्टियां मैनिफेस्टो बनाती हैं, लोक लुभावन नारे देती हैं। रासबिहारी जी, समय का अभाव है, आपको यहीं पर रोकना चाहूंगा। दरअसल आपकी बात में समझ गया, मैनिफेस्टो जो है वो राज्य के आधार पर बनाया जाता है कि वहां की जनता पर, वहां के वोटरों को किस तरह से आप लुभा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अहम जानकारी हमारे साथ में साझा की। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल जरूर आ चुके हैं, लेकिन नतीजों का इंतजार है। नतीजे 13 मई को आएंगे और जब 13 मई को नतीजे सामने आएंगे तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कर्नाटक का किंग कौन बनता है। फिलहाल के लिए एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।